आज हम योग शास्त्र में सूक्ष्म शरीर यानी अतीन्द्रिय शरीर के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत नाड़ी विज्ञान एवं षट्चक्रों पे चर्चाएं होंगी। आयुर्वेद शास्त्र में योग को अपने में समायोजित कर लिया है, क्योंकि आयुर्वेद का उद्देश्य ही है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात स्वस्थ मनुष्य अपने आप को कैसे स्वस्थ रखेंगे, उसकी दिनचर्या रात्रिचर्या आहार विहार का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिससे स्वस्थ मनुष्य स्वस्थ बना रहे। योग का भी सिद्धांत है कि स्वस्थ मनुष्य योग के द्वारा अपने आप को स्वस्थ बनाए रखे। तो ये दोनों समानताएं यहाँ देखने को मिल रही है। दूसरा सिद्धांत है आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जिस मनुष्य में विकार उत्पन्न हो गया हो, रोग उत्पन्न हो गया हो, उसे हम औषध के द्वारा आहार के द्वारा कैसे ठीक करेंगे, इसका विशद वर्णन किया गया है। योग शास्त्र में भी योग के द्वारा हम विभिन्न रोगों को किस योगासन प्राणायाम के माध्यम से ठीक करेंगे, इसकी भी चर्चा योग शास्त्र में की गई है। यह स्पष्ट है कि आयुर्वेद एवं योग शास्त्र का संबंध एक दूसरे से अन्योन्याश्रय है। अब योग क्या है? योग हमारे जीवन का एक सम्यक विज्ञान है, जिसका समावेश हमारे जीवन में नियमित रूप से होनी ही चाहिए। यह हमारे व्यक्तित्व के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक पहलुओं पर प्रभाव डालती है। योग शब्द का अर्थ एकत्व से होता है, मतलब कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। योग शब्द संस्कृत के यूज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। व्यावहारिक स्तर पर योग शरीर, मन और भावनाओं में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने का एक साधन है। योग की परिभाषा: योगस्थु चित्त वृत्ति निरोध। चित्त का अर्थ होता है मन। मन और मन के विकारों को एकत्व करना, एकीकरण करना, ये थोड़ा दुरूह कार्य है, क्योंकि मन के विषय इतने चंचल हैं कि मन कहीं स्थिर हो ही नहीं पाते। और जब मन के विषय को मन के साथ जोड़ लेते हैं, तभी हम साधना करने में सफल होते हैं। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है। युज का अर्थ ही होता है जोड़ना। दैट मीन्स मन और मन के विकार को एक बंधन में लाकर स्थिर करना। दैट मीन्स वी कैन से कंसिस्टेंस, मतलब कि केंद्रित हो जाना। तो जब तक हम अपने आप को केंद्रित नहीं करेंगे, हम शारीरिक, मानसिक कुछ भी क्रियाओं करने में असमर्थ हो जाएंगे। योग व्यवहारिक स्तर पर शरीर, मन और भावनाओं में संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने का एक सफल साधन है। विज्ञान का प्रभाव व्यक्तित्व के बाह्य पक्ष पर प्रभावित करता है, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां और इंडोक्राइन ग्लैंड
और नर्वस सिस्टम, ये दोनों हमारे शरीर के बाह्य और आभ्यंतरिक भावनाओं पे नियंत्रण रखने में सक्षम होता है। शारीरिक एवं मानसिक चिकित्सा योग की सबसे सफल उपलब्धि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां आधुनिक चिकित्सा कुछ रोग में उसकी चिकित्सा करने में असफल हो गई है, वहाँ आयुर्वेद एवं योग के द्वारा हम उसकी सफल चिकित्सा करने में सक्षम हैं। थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर के कंठ प्रदेश में स्थित है, दैट मीन्स सर्वाइकल रीजन में स्थित है, जहाँ पे योग शास्त्र में विशुद्ध चक्र का स्थान बताया गया है। तो यदि थायराइड के पेशेंट शीर्षासन करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे शरीर के एंडोक्राइन ग्लैंड पे पड़ता है और उक्त शीर्षासन करने के क्रम में थायराइड ग्लैंड पे एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, और यदि हम थायराइड के लिए चिकित्सा कर रहे हैं तो मन को विशुद्ध चक्र पे केंद्रित करनी चाहिए, जिससे हमें आशातीत सफलता मिलती है। अब ये सीधे स्पष्ट हो गया कि तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों का में संतुलन स्थापित करने के कारण ही यौगिक चिकित्सा प्रणाली सफल हुई है, क्योंकि शरीर के अन्य अंगों और प्रणालियों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। योगस्थोचित वृत्ति निरोध, इसका विश्लेषण हम इसके पहले कर चुके हैं। योग शास्त्र में वर्णित षड्चक्रों पे अधिकार प्राप्त करना ही स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद शास्त्र तथा योग शास्त्र में के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है, इसलिए आयुर्वेद के विद्यार्थियों को षड्चक्रों की रचना का ज्ञान अनिवार्य है। शारीरिक स्तर पर चक्रों का संबंध शरीर में स्थित प्रमुख तंत्रिका जालों, सोमैटिक एंड ऑटोसोमैटिक कंपोनेंट एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड से होता है। कुछ आसनों का विशेष शक्तिशाली एवं लाभदायक प्रभाव इनमें से एक या अधिक ग्रंथियों या जालकों पे पड़ता है। अब फिर से मैं एक बताना चाहता हूँ कि उदाहरण के लिए कंठ क्षेत्र में स्थित थायराइड ग्लैंड पर सर्वांगासन एक प्रभावशाली दबाव उत्पन्न करता है। इस ग्रंथि का संबंध सीधा विशुद्ध चक्र से है। सर्वांगासन करने से थायराइड ग्लैंड की अच्छी मालिश हो जाती है और इसकी कार्यशीलता में बहुत सुधार देखा जाता है। अब हम थोड़ा चक्र को समझ लें। चक्र है क्या? ऐसे तो सामान्य अर्थ चक्र का होता है वृत्त या पहिया, परंतु योग के संबंध में इसका अर्थ भंवर, चक्रवात, साइक्लोन से लिया गया है। इन चक्रों का संबंध नाड़ियों से बताया गया है। आधुनिक शास्त्र में नाड़ी को नर्व कहा है, लेकिन योग शास्त्र की नाड़ी मॉडर्न की नाड़ी से भिन्न है, क्योंकि मॉडर्न की नाड़ी जब हम स्वच्छेदन करते हैं तो उस क्रम में नर्व हमें दिखती है, लेकिन ये नाड़ी जो अतीन्द्रिय शरीर की एक
पथ है जिसके द्वारा प्राण का प्रवाह हमारे शरीर में होता है, ये अति सूक्ष्म है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। इसकी संख्या तो ऐसे 72,000 बताई गई है, लेकिन मुख्य रूप से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियों को ही बताया गया है। सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर के मेरुदंड के मध्य में स्थित है, जो मूलाधार से शुरू होती है और आज्ञा चक्र पे रुक जाती है। चलिए, ऊपर बताई गई कि 3 नाड़ियाँ प्रमुख है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ये ईड़ा और पिंगला मूलाधार से निकली है। ईड़ा मूलाधार के बाईं ओर से निकली है और सर्पाकार गति करते हुए आज्ञा चक्र के बाईं भाग में खुलती है, जिसे चंद्र नाड़ी, जो कि स्त्री गुणों से प्रभावित है, ये नाड़ी अंतर्मुखी होती है। जब इस नाड़ी का प्रवाह हमारे शरीर में होता है तो शरीर के जितने भी हम मानसिक कार्य, जैसे पढ़ना पढ़ाना, पूजा पाठ या कहीं सत्संग, तो जब तक ईड़ा नाड़ी का प्रवाह नहीं होगा तब तक हम अपने आप को ऐसे मानसिक कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे, जो एक लय से होनी चाहिए वो नहीं कर पाएंगे। इसके विपरीत पिंगला मूलाधार के दाहिनी ओर से शुरू होती है और ईड़ा के विपरीत सर्पाकार गति करते हुए आज्ञा चक्र के दाहिनी ओर खुलती है, जिसे सूर्य नाड़ी, पुरुष प्रधान और बहिर्मुखी नाड़ी कहा गया है। इसके प्रवाह से हमारे शरीर में अधिक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, जिससे कि हम शारीरिक कार्य करने में अधिक सक्षम होते हैं। तो हमें शारीरिक कार्य करना है तो हमारा ध्यान ये होनी चाहिए कि पिंगला की श्वास प्रभावी हो, तब हम शारीरिक कार्य जैसे भोजन करने में पाक क्रिया के लिए अग्नि की अधिक जरूरत है। व्यायाम करते समय, दौड़ धूप करते समय, कहीं भी फिजिकल काम करते समय यदि हम पिंगला नाड़ी की प्रवाह को प्रबल कर लें तो शारीरिक कार्य कम श्रम में हम अच्छा कर सकते हैं। पाक की क्रिया ठीक होगी, भूख अच्छी लगेगी और पाक के पश्चात अन्य पाचन संबंधी जितनी भी क्रियाएं हैं नियमित होकर अपने संस्थान को स्वस्थ रखेगी। उसी तरह ईड़ा नाड़ी, जो कि चंद्र नाड़ी, स्त्री नाड़ी कहा गया है, जो